नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग रंगीन चित्र नामक टॉपिक से आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग NCERT हिस्ट्री फॉर स्टैंडर्ड 12th के अंतर्गत इस चैप्टर पढ़ेंगे। मुग़ल बादशाहों के विषय में हम लोगों ने बहुत पढ़ा भी है और जो बाकी है उसको आज इस वीडियो में देखेंगे। तो रंगीन चित्र, जैसा कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा, मुग़ल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुग़ल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में भी वर्णित किया जाता था। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता था तो सुलेखक उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देते थे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतारकर वहाँ संलग्न कर देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही न जा सकी हो, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। बादशाह और उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वाले चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उलमा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन से एक ऐसा ही प्रसंग वर्णित है, में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लिखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता था कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य था जो केवल ईश्वर का ही था। किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया। विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपरा के ढांचे की अलग अलग तरीकों से व्याख्या की। प्रायः प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। बिहजाद जैसे चित्रकारों, बिहजाद ये एक महत्वपूर्ण चित्रकार हुए, बिहजाद जैसे चित्रकारों के नाम ने सफावी दरबार को की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया। अर्थात बिहजाद जो कलाकार थे, चित्रकार थे, वो जुड़े हुए थे सफावी दरबार से। ठीक है, तो ये ईरान से भी कलाकार मुग़ल कालीन भारत आने में सफल हुए। कुछ को मुग़ल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली और अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रयास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच
जीवधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता है, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जीवन नहीं दे सकता। अकबरनामा और बादशाहनामा। अकबरनामा और बादशाहनामा महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा राजा का इतिहास है। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी आगरा में हुआ। वह अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार दकियानूसी उलमा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक मुख्य उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त करना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़े विचारों को न केवल आकार दिया, बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया और इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किए। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों, शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रथम 2 इतिहास हैं। तीसरी जिल्द आइन-ए-अकबरी है। पहली जिल्द में आदम से लेकर अकबर के जीवन के खगोलीय कालचक्र तक 30 वर्ष का मानव जाति का इतिहास है। दूसरी जिल्द अकबर के 46वें शासन वर्ष 1601 में ख़त्म होती है। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सहापराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से भी इसका लेखन हुआ। आइन-ए-अकबरी में मुगल साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, बौद्धों और मुसलमानों की भिन्न भिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय तथा कथन शैली को बहुत महत्व दिया जाता था। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। अबुल फजल का एक शिष्य अब्दुल हमीद लाहौरी बादशाहनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास है। इसकी 3 जिल्दें हैं और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है। लाहौरी ने बादशाह के शासन 1627 से 47 के पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की आवश्यकताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका, जिसे बाद में इतिहासकार वारिस ने लिखा। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों
जिन पर वे लंबा शासन करना चाहते थे, को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स 1784 द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद पर का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। तो भारतीय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये आपको एक VVI क्वेश्चन है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ने का उद्देश्य इतना ही है कि आपको एक भी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो छूटे नहीं। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरीज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो हेनरी बेवरीज में। यह भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए VVI क्वेश्चन है आपको। हेनरी बेवरीज ने क्या किया? तो उसने अकबरनामा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। अंग्रेजी अनुवाद अकबरनामा का करने वाला कौन था? तो हेनरी बेवरीज। हेनरी बेवरीज ने अकबरनामा का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये आपको देखना है कि बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा में है। आदर्श राज्य एक दैवीय प्रकाश। दरबारी इतिहासकारों ने कई साक्ष्यों का हवाला देते हुए यह दिखाया कि मुगल राजाओं को सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से सीधे ईश्वर से शक्ति मिली थी। उनके द्वारा वर्णित दंत कथाओं में से एक मंगोल रानी अलानकुआ की कहानी है। अलानकुआ कौन थी? तो मंगोल रानी थी, मंगोल वंश की रानी थी वो, जो अपने शिविर में आराम करते समय सूर्य की किरण द्वारा गर्भवती हुई थी। उसके द्वारा जन्म लेने वाली संतान पर इस दैवीय प्रकाश का प्रभाव था। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रकाश हस्तांतरित होता रहा। ईश्वर फर-ए-इजादी से निश्रित प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीज़ों के पदानुक्रम में मुगल राजत्व को अबुल फजल ने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। इस विषय में वह प्रसिद्ध ईरानी सूफी शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी 1191 में मृत के विचारों से प्रभावित था, जिसने सर्वप्रथम इस प्रकार का विचार प्रस्तुत किया। इस विचार के अनुसार एक पदानुक्रम के तहत यह दैवीय प्रकाश राजा में संप्रेषित होता था, जिसके बाद राजा अपनी प्रजा के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत बन जाता था। इतिवृत्तों के विवरणों का साथ देने वाले चित्रों ने इन विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया कि उन्होंने देखने वालों के मन मस्तिष्क पर स्थायी प्रभाव डाला। 17वीं शताब्दी से मुगल कलाकारों ने बादशाहों को प्रभामंडल के साथ चित्रित करना शुरू किया। ईश्वर के प्रकाश के प्रतीक रूप इन प्रभामंडलों को उन्होंने ईसा और वर्जिन मैरी के यूरोपीय चित्रों में देखा था। सुलह ए कुल एकीकरण का एक स्रोत। मुगल इतिवृत्त साम्राज्य को हिंदुओं, जैनों, जरतुस्तिया और मुसलमानों जैसे अनेक भिन्न भिन्न निर्जातीय और धार्मिक समुदायों को समाविष्ट किए हुए साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। सभी तरह की शांति और स्थायित्व के स्रोत रूप में बादशाह सभी धार्मिक और निर्जातीय समूहों से ऊपर होता था, इनके बीच मध्यस्थता करता था तथा यह सुनिश्चित करता था कि न्याय और शांति बनी रहे।
अबुल फजल सुलह ए कुल पूर्ण शांति के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला बताता है। सुलह ए कुल में यूं तो सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, किंतु उसकी एक शर्त थी कि वे राज्य सत्ता को क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथवा आपस में नहीं लड़ेंगे। सुलह ए कुल का आदर्श राज्य नीतियों के जरिए लागू किया गया। मुगलों के अधीन अभिजात वर्ग मिश्रित किस्म का था, अर्थात उसमें ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत, दक्खनी सभी शामिल थे। इन सबको दिए गए पद और पुरस्कार पूरी तरह से राजा के प्रति उनकी सेवा और निष्ठा पर आधारित थे। इसके अलावा अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, क्योंकि यह दोनों कर धार्मिक पक्षपात पर आधारित थे। साम्राज्य के अधिकारियों को प्रशासन में सुलह ए कुल के नियम का अनुपालन करने के लिए निर्देश दे दिए गए। सभी मुगल बादशाहों ने उपासना स्थलों के निर्माण व रखरखाव के लिए अनुदान दिए। यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब मंदिरों को नष्ट किया जाता था तो बाद में उनकी मरम्मत के लिए अनुदान दिए जाते थे। ऐसा हमें शाहजहां और औरंगजेब के शासन में पता चलता है। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुसलमान प्रजा पर जजिया फिर से लगा दिया गया। सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को एक सामाजिक अनुबंध के रूप में परिभाषित किया है। वह कहता है कि बादशाह अपनी प्रजा के 4 सत्वों की रक्षा करता है। 4 सत्व: जीवन, धन, सम्मान और विश्वास। जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा का काम बादशाह का है। ये प्रजा के जीवन के सत्व हैं और इसके बदले में वह आज्ञा पालन और तथा संसाधनों में हिस्से की मांग करता है। केवल न्यायपूर्ण संप्रभु ही शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन के साथ इस अनुबंध का सम्मान कर पाते थे। न्याय के विचार के दृश्य रूप में निरूपण हेतु अनेक प्रतीकों की रचना की गई। न्याय के विचार को मुगल राजतंत्र में सर्वोत्तम सद्गुण माना गया। कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक पसंदीदा प्रतीकों में से एक था। एक दूसरे के साथ चिपटकर शांतिपूर्वक बैठे हुए शेर और बकरी या फिर गाय। इसका उद्देश्य राज को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में दिखाना था जहां दुर्बल तथा सबल सभी परस्पर सद्भाव में रह सकते थे। सचित्र बादशाहनामा के दरबारी दृश्यों में ऐसे प्रतीक का अंकन बादशाह के सिंहासन के ठीक नीचे एक आले में हुआ है। राजधानियाँ और दरबार ये हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।